हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ सीटेट परीक्षा के लिए एक और नया टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम ज़्यादा बातचीत न करते अपने प्रश्नों की तरफ आते। प्रश्न नंबर एक, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? विच अप्रोच इज सुटेबल फॉर द एजुकेशन फॉर मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत अनुदेशन, इंडिविजुअलाइज इंट्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी त्वरण उपागम, एक्लेरेशन अप्रोच। ऑप्शन नंबर सी संवर्धन उपागम, इनरिचमेंट अप्रोच। ऑप्शन नंबर डी उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, हाई लेवल करिकुलम। तो बताएं इसमें आंसर सही क्या होगा। पूछ रहे हैं जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनके लिए शिक्षा का कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त रहेगा। शिक्षक को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त रहेगी जो मंदित बालकों को पढ़ा सकें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत अनुदेशन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मंदित मना बालक या मंद बुद्धि बालकों को की शिक्षा के लिए व्यक्तिगत अनुदेशन उपागम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा में प्रत्येक बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं और सीखने की गति को ध्यान में रखना आवश्यक है। व्यक्तिगत अनुदेशन उपागम इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत रूप से योजना बनाई जाए ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए कई उपागम उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अनुदेशन उपागम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ठीक ना? तो इसका आंसर कौन सा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 1 का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 2 का। सीखना व्यवहार परिवर्तन का एक प्रक्रिया है ये बता रहे हैं। तो ये हाँ, सीखना बिना व्यवहार के सीखा जा सकता है? नहीं, बिना व्यवहार के कोई भी क्रिया कार्य नहीं हो सकता है। जब हम व्यवहार करेंगे, सीखेंगे तभी तो हम कोई चीज़ प्राप्त कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, कट कर देंगे। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, बिना वृद्धि की जैविक जैविक क्रियाएं होती हैं? नहीं होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, नहीं, विकास मात्रात्मक गुणात्मक प्रक्रिया दोनों ही। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यह अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, सीखना मतलब है कि हम अपने जीवन में अनुभवों से सीखते हैं और अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, यह बात एकदम स्पष्ट है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं की संख्या और आकारों में वृद्धि होती है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीव के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों से होती है। वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है जिसका अर्थ है जिसे मापा और देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे की ऊंचाई और वजन में वृद्धि या एक पौधे की लंबाई और मोटाई में वृद्धि में सभी वृद्धि के उदाहरण हैं। ठीक है ना? सभी एक एक पॉइंट उदाहरण देकर के आपको बताए जा रहे हैं। ये थ्योरी मत समझना, थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ है ये। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक एक जैविक प्रक्रिया है। वृद्धि का मतलब है किसी जीव के आकार, संख्या या द्रव्यमान में वृद्धि होना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं की संख्या और आकार में वृद्धि होती है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है और यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर मुझे वृद्धि सतत प्रक्रिया है, हाँ ये सत्य होगा प्रश्न, जो जीव के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों से होती है। यह कथन सही नहीं है। विकास एक प्रक्रिया है, इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल हैं। विकास एक मात्रात्मक जैसे ऊंचाई और गुणात्मक जैसे कि सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि दोनों के रूप में देखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं चिल्ड्रंस स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्पेसिफिक पोस्ट पोजिशनल इन पार्टिकुलर फील्ड इज नो एज। ऑप्शन नंबर ए मूल मूल वैल्यू, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। ऑप्शन नंबर डी रुचि या इंटरेस्ट। तो बताएं इसका आंसर का प्रश्न नंबर थर्ड का। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी अभिक्षमता। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता एवं और क्षमता की अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता एक ऐसी विशिष्ट क्षमता होती है जो किसी विशेष बच्चे को
किसी खास क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। यह एक तरह की जन्मजात क्षमता होती है जिसे प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से और भी विकसित किया जा सकता है। अभिक्षमता किसी बच्चे की विशिष्ट योग्यता और क्षमताओं को दर्शाता है जो उसे किसी खास क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता सक्षम बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक व्यवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? Cognitive stage of Brunner's is similar to which stage to Piaget cognitive development? तो ऑप्शन देखते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था या डी संवेगात्मक गामक अवस्था। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। दोनों से मेल खाती ब्रूनर की और जीन पियाजे की ऐसी कौन सी अवस्था है? वो होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर को बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों और छवियों के माध्यम से वास्तविकता को समझने की क्षमता विकसित करता है जो कि पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी देखा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू विद ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? फ्राइड, आल्पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी कैटल, ऑप्शन नंबर डी आइजैक। बताया कौन सम व्यक्तित्व गुणात्मक सिद्धांत संबंधित नहीं है? किसने दिया गुणात्मक सिद्धांत? देखो आइजैक ने भी दिया है, कैटल ने भी दिया, आल्पोर्ट ने दिया, फ्राइड ने नहीं दिया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। व्यक्तित्व गुणात्मक सिद्धांत से सिगमंड फ्राइड संबंधित नहीं है। व्यक्तित्व के गुणा सिद्धांत में व्यक्तित्व को विभिन्न लक्षणों के माध्यम से समझा जाता है, जैसे कि गार्डनर अल्पोर्ट द्वारा हेनरी ओल्डबर्ट ने प्रस्तावित किया था। फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक शिक्षण सिद्धांत से व्यक्तित्व को अनैच्छिक इच्छाओं और संघर्षों के माध्यम से समझा जाता है, न कि लक्षणों के माध्यम से। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सिगमंड फ्राइड। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट अबाउट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? प्रभाव, विविधता, मौलिकता, सहकारिता, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी ऑफ कोलैबोरेशन। ऑप्शन नंबर बी प्रभाव, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। ऑप्शन नंबर सी बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। ऑप्शन नंबर डी प्रभाव, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 6 का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रभाव, विविधता, मौलिकता, सहकारिता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रभाव, विविधता, मौलिकता, सहकारिता, सृजनात्मकता के तत्वों में सहकारिता शामिल नहीं है बल्कि विस्तारण शामिल है। ठीक है ना। प्रभाव विचारों की संख्या को संदर्भित करता है। विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी, विभिन्न प्रकार के विचारों को संदर्भित करती है। मौलिकता, नए और अनोखे विचारों को संदर्भित करता है। विस्तारण, विचारों को विकसित करने और विस्तार करने की क्षमता को संदर्भित करता है। सहकारिता, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सृजनात्मकता में शामिल हो सकती है लेकिन यह सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है। इसलिए प्रभाव, विविधता, मौलिकता और विस्तारण सृजनात्मकता के तत्व एक सही समूह है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक 4-5 वर्ष के बालक ने अपने माता पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया? एट द एज ऑफ 4-5 ईयर्स ए मेल चाइल्ड डेवलप्ड ए मोर प्रोफाउंड अटैचमेंट फॉरवर्ड हिज मदर एज कंपेयर्ड टू हिज फादर। व्हाट वाज द टर्म कॉइन्ड बाई फ्राइड फॉर हिज चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ चाइल्ड? परायहम, सुपर ईगो, नर्सिज्म, ओपीडस कॉम्प्लेक्स, एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स। बताएं तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 7 का आंसर बताएं क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ओपीडस कॉम्प्लेक्स सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लें। फ्राइड ने इस स्थिति को ओपीडस कॉम्प्लेक्स कहा है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक लड़का अपनी माँ के प्रति अत्यधिक प्रेम और पिता के प्रति ईर्ष्या का अनुभव करता है। यह भावना आमतौर पर 4 से 5 साल की उम्र में विकसित होती है। देखिए अब एक एक पॉइंट को मैं अलग अलग कर करता हूँ। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसे इलेक्ट्रा ग्रंथि भी कहा जाता है, यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो एक लड़की
कि अपने पिता के प्रति आकर्षण और अपनी माँ के प्रति ईर्ष्या की भावना को संदर्भित करती है। खासकर बचपन में लिंग चरण के दौरान यह अवधारणा सिगमंड फ्राइड को ओपीडस कॉम्प्लेक्स के समान है, जो लड़कों के विपरीत लिंग के माता पिता के प्रति आकर्षण और समान लिंग के माता पिता के प्रति ईर्ष्या की भावना को संदर्भित करता है। नार्सिसिज्म, जिसे आत्म सुगंमुग्धता भी कहा जाता है, एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। यह आमतौर पर वयस्कता में पाया जाता है, लेकिन यह किशोरावस्था में भी विकसित हो सकता है। यह स्थिति अक्सर लोगों को अपनी ही प्रशंसा करने और दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी से ग्रस्त करती है। पराहम, जिसे अंग्रेजी में सुपर ईगो कहते हैं, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में मानव व्यक्तित्व को एक हिस्सा है। यह नैतिकता, आदर्श और सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। पराहम इदम की इच्छाओं और अहंकार की वास्तविकता से भी संतुलन बनाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 7 का? सी। प्रश्न नंबर 7 का आंसर सी होगा, ओपीडियस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लैंग्वेज लर्निंग? मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और गणित में अधिगम के लिए भाषा अधिगम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है। ऑप्शन नंबर डी, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तकों के पठन के माध्यम से होता है। बताएं इसमें क्या होगा, भाषा अधिगम के लिए कौन सा सही कथन सही होगा? तो इसका आंसर आपको देखने में ही लग रहा होगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है, यह कथन सही है। एक मुद्रित समृद्ध परिवेश, जैसे कि कक्षा में बच्चों को विभिन्न प्रकार की मुद्रित सामग्री जैसे कि पुस्तकें, चार्ट और अन्य दृश्य सामग्री के संपर्क में लाता है, जिससे भाषा सीखने और समझने में मदद मिलती है। विस्तार से इसकी व्याख्या देखते हैं। मुद्रित समृद्ध परिवेश क्या है? यह एक मुद्रित समृद्ध परिवेश वह है जहां बच्चों की विभिन्न प्रकार की मुद्रित सामग्री जैसे कि पुस्तकें, चार्ट, पोस्टर और अन्य दृश्य श्रव्य सामग्रियों के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर मिलते हैं। भाषा अधिगम के कैसे सहायक है, यही बता सकते हैं आपको। जब बच्चे मुद्रित सामग्री के संपर्क में आते हैं तो वे नए शब्दों, वाक्यों और भाषा की संरचनाओं से परिचित होते हैं। यह अधिगम को कैसे तेज करता है? यह बच्चों को भाषा का उपयोग करने और समझने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी भाषा सीखने की गति तेज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रोना, कुंजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण अवस्था में उदाहरण हैं? क्राइंग, कुकिंग एंड बबिंग आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन। लैंग्वेज डेवलपमेंट, पूर्वभाषिक, प्री लैंग्विस्टिक, अभिव्यक्तपरक, विजार्डिंग, संदर्भिक, रिफ्रेशियल, भाषिक, लिंग्विस्टिक। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 9 का? इसका आंसर होगा पूर्वभाषिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रोना, कुंजन और बबलान भाषा विकास के पूर्वभाषिक चरण के उदाहरण हैं। व्याख्या, पूर्वभाषिक चरण वह चरण जन्म से लेकर लगभग 12 महीने की उम्र तक होता है, जिसमें बच्चे ध्वनियों और हाव भाव के माध्यम से संवाद करते हैं, लेकिन अभी तक भी वास्तविक शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। रोना यह बच्चे के संचार का सबसे पहला रूप है, जो जन्म से ही शुरू हो जाता है। कुंजन यह एक प्रकार की स्वर ध्वनि है, जो बच्चे के लगभग 2 से 3 महीने की उम्र में निकलना शुरू करते हैं, जब वे संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। बबलाना यह एक प्रकार की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति, जो बच्चे लगभग 6 महीने की उम्र में से शुरू करते हैं, जब वे व्यंजन और स्वर ध्वनियों को मिलाकर दोहराते हैं। ये सभी क्रियाएं बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये उन्हें बाद में शब्दों और वाक्यों को उपयोग करने के लिए तैयार करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? बोली, अभिव्यक्तिपरक, कोडांतरण या कोड मिश्रण। तो बताएं किसका आंसर? जब जैसे माहौल दिखता है उसी के हिसाब से बात करने लगता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका आंसर होगा कोडांतरण, कोड स्विचिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसकी व्याख्या दें। गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है, और जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह कोड स्विचिंग का उदाहरण है, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा बदल रहा है। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह स्थिति जिसमें छात्र किसी विचार, भावना या जानकारी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहे, वह बोलकर, लिखकर या किसी अन्य माध्यम से, वह कहलाती है।
कोडांतरण, कोड स्विचिंग, अभिव्यक्ति परक और संप्रेषण में अंतर। ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। अभिपरक और संप्रेषण ही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विचारों को भावनाओं को व्यक्त करना, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। अभिपरक संप्रेषण में अंतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, बी। अभिपरक, अभिव्यक्त परक और संप्रेषण में अंतर, ठीक है ना। अभिव्यक्त परक का अर्थ अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना है, जबकि संप्रेषण का अर्थ है किसी संदेश को दूसरे तक पहुंचाना या और समझना। यह स्थिति जिसमें छात्र किसी विचार, भावना या जानकारी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, उसे बोलकर या लिखकर उसे संप्रेषण कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से वह स्थिति जिसमें एक ही वाक्य या बातचीत में दो या दो से अधिक भाषाओं के तत्व मिलने की प्रक्रिया कहलाती है। कोड मिश्रण, कोड मिक्सिंग, कोडांतरण, कोड स्विचिंग। ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति परक, साइकोलिंग्विस्टिक। ऑप्शन नंबर डी अंतरजाल बिछाना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोड मिश्रण, कोड मिक्सिंग, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। एक ही वाक्य बातचीत में दो या दो से अधिक भाषाओं के तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को भाषा मिश्रण या कोड मिश्रण कहा जाता है। भाषा मिश्रण एक भाषाई घटना है जिसमें वक्ता दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को एक साथ उपयोग करते हैं, अक्सर एक ही वाक्य या बातचीत में, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह एक भाषाई घटना जो बहुभाषी या द्विभाषी भाषाओं में शब्दों, वाक्यांशों या व्याकरणिक संरचनाओं को क्या कहते हैं। कोडांतरण, कोड स्विचिंग। ऑप्शन नंबर बी कोड मिश्रण, कोड मिक्सिंग। ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्त परक, साइकोलिंग्विस्टिक। ऑप्शन नंबर डी आंतरण बिछाना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 13 का। इसका आंसर होगा कोड स्विचिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलें देखते हैं, उस ऊपर भी कोड स्विचिंग दे रहे हैं, कोड मिक्सिंग है ऊपर। कोड थोड़ा एक सेम से लग रहा है ना, इसमें थोड़ा मैं कन्फ्यूज हुआ। कोड स्विचिंग ऑप्शन नंबर ए। बहुभाषा या द्विभाषी भाषा के शब्दों, वाक्यांशों या व्याकरणिक संरचनाओं का एक भाषा से दूसरी भाषा में उपयोग करने की भाषाई घटना को भाषांतरण कहा जाता है। विस्तार से, भाषांतरण एक भाषाई घटना है जिसमें एक व्यक्ति या वक्ता एक ही बातचीत या वाक्य में दो या दो से अधिक भाषाओं के तत्वों को मिलाता है। यह जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित नहीं है। सहारा देना, स्कैफोल्डिंग, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर भाषा अर्जन उपकरण। ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। सिंपली है, वाइगोत्स्की तीनों नियम दे दिए, चौथा पूछा कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या तो क्या भाषा अर्जन उपकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में संबंधित नहीं है। भाषा अर्जन उपकरण, व्याख्या देखते हैं इसकी क्या होगी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। भाषा अर्जन उपकरण, यह एक अवधारणा है जो नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित है और यह मानती है कि मनुष्यों में भाषा के सीखने की अंतर्निहित क्षमता होती है। यह वाइगोत्स्की सिद्धांत से अलग है जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर अधिक जोर देता है। सहारा देना, स्कैफोल्डिंग, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को उसके ज्ञान और कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, यह एक अवधारणा है जो वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है और यह उस क्षेत्र को संदर्भित करती है जिसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम नहीं है लेकिन वयस्क के अधिक अनुभवी साथी की मदद से कार्य कर सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया, यह सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए महत्व प्रकाश डालता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह जानने के लिए पहले यह समझना होगा कि उनके सिद्धांत में क्या शामिल है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, इस बात पर जोर देता है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित
होता है। इस सिद्धांत में प्रमुख पहलू हैं समीपत विकास का जेपीडी, यह एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और किसकी मदद से कर सकता है, इस बीच अंतर है। सामाजिक संपर्क, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक संपर्क विशेष रूप से अधिक जानकार व्यक्ति के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। सांस्कृतिक उपकरण, भाषा, संकेत, प्रतीक और अन्य उपकरण को जो एक संस्कृति में उपयोग किए जाते हैं संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ किसी व्यक्ति के अनुभव और अवधारणाओं को आकार देने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को संदर्भित करता है। तो इस प्रकार से वाइगोत्स्की के सभी एक एक पॉइंट की व्याख्या मैंने इसमें कर दी। तो इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या दे रहे हैं? भाषा अर्जन उपकरण का सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। वाइगोत्स्की के संस्कृत संबंधित नहीं है। अगर कोई भी प्रश्न आपसे आता है वाइगोत्स्की तो आपको आंसर आराम से हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है एवरी सिलेबस टॉक अबाउट लर्निंग आउटकम्स विच मीन्स शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स, सभी पाठों को पूरा करना, कंप्लीट ऑफ ऑल लेसन, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, चेंज इन टीचिंग मेथड ऑफ द टीचर, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, टेकिंग इनटू अकाउंट्स द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा 15। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रतिफलों का उल्लेख करता है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, विद्यार्थी के व्यवहार को नहीं रखना होगा, सभी पाठों को पूरा करना करना तो चाहिए वैसे सभी शिक्षकों को सभी पाठों को पूरा, लेकिन नहीं हो पाता तो कोई जो मेन पॉइंट है नो करा दें। अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन नहीं, शिक्षण विधियाँ समान होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, जो विषय वस्तु उसे अच्छे से पढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न काफ़ी। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मुझे और वीडियो बनाने में और अच्छा लगे, आपके लिए और अच्छे प्रश्न मैं लेकर आता रहूँगा, ठीक है ना। और वीडियो को अच्छे से देखते रहें, कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।